हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 20 यानी कि 20वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर का आज हमारा 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट पे जाकर देख सकते हैं। इसकी 11th बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप 11th का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जन निक्षेप का अर्थ क्या है। नहीं, इससे पहले हमारा रहेगा प्रतिधारित लाभ का अर्थ। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिधारित यानी कि जो रिटेन अर्निंग होती है या रिटेन प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के बारे में। थर्ड हमारा है जन निक्षेप, जिसको हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा है कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक और उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। और व्यापारिक शाख मतलब क्रेडिट जो होती है, ट्रेड क्रेडिट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अंतः कंपनी जमाई यानी कि इंटर कॉर्पोरेट जो डिपॉजिट है, जिसको शॉर्ट में ICDs कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आज सारे टॉपिक जो है हम कौन से लेक्चर में करेंगे, 4th लेक्चर के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज हमारा है वो है लाभों का पुनर्विनियोजन, प्रतिधारित लाभ यानी कि प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। ये होता क्या है, देखो पहले समझो कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। तो टूल किट में देखो एक बार, रिटेन अर्निंग का मीनिंग क्या है। इसका अभिप्राय शुद्ध लाभ के उस भाग से है जो अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता, बल्कि भविष्य में प्रयोग करने के लिए व्यवसाय में यूज करने के लिए रोक रखा है। अब ये देखो रिटेन अर्निंग होता है क्या है। मान लेते हैं आपके व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए, ठीक है। एक कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करेगी, 2 हिस्सों में बांटती है। मान लेते हैं कंपनी ने 20 रुपए किसमें रख दिए, जर्नल रिजर्व के अंदर। जर्नल रिजर्व में क्यों रखती है, कंपनी भविष्य में व्यवसाय के विस्तार करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए या भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए ये 20 रुपए रख लेती है। और बाकी बचे 80 रुपीज। 80 रुपीज को कंपनी क्या कर देती है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिवाइड कर देती है, बांट देती है। तो ये जो 20 रुपए हमने जो रखे हैं या 20% कर सकते हो, ये जो जर्नल रिजर्व में रखे हैं, एक अकाउंट बनाकर इसमें रखे हैं, तो इसी रुपए को जब कंपनी यूज करती है तो उसके लिए उसी को ही कहा जाता है प्रतिधारित या रिटेन अर्निंग या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लोइंग बैक का मतलब समझते हो, प्लोइंग बैक यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको वापस कंपनी के अंदर लगाना, ठीक है। तो अब देखो इसकी हम थोड़ी सी और डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ से प्राय कंपनी अपनी संपूर्ण आय को लाभांश के रूप में वितरित न करके कुछ हिस्सा बचाकर सामान्य कोष यानी कि जर्नल रिजर्व का निर्माण करती है। सामान्य कोष के रूप में बचाए गए लाभों का प्रयोग कंपनी अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास करने के लिए करती है। किसके लिए करती है, कंपनी अपना विकास करने के लिए और बिजनेस को एक्सपेंड करने या ग्रो करने के लिए यूज करती है। बचाए गए लाभों को इस प्रकार प्रयोग, बचाए गए लाभ जो इस तरह से हम यूज करते हैं इन कामों को के लिए, इसी को ही प्रतिधारित या रिटेन अर्निंग या कई बार सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी के ये खुद के ही पैसे हैं, कंपनी को इस पैसे को खर्च करने के लिए या लेने के लिए किसी टाइप की कोई अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करनी पड़ती। कंपनी को अपने विकास और विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में वित्त की जरूरत होती है और जिसे बाहरी साधनों से पूरा करना बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि अगर विस्तार कर रहे हो, आपके पास अगर आपके पास 5 रुपए खुद के हैं तो ये आप 5 रुपए उधार के लेकर आप विस्तार करने की सोचोगे। अगर आपके पास खुद के बिल्कुल नहीं है तो बाहर के पैसे या उधार के पैसे उठाकर आप विस्तार नहीं करने की सोचोगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो अगर बाहर से पैसा लेकर करते हो तो ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। और ऐसी स्थिति में लाभों का कुछ हिस्सा व्यवसाय में लगा देना उपयुक्त रहता है।
यही कारण है कि प्रति वर्ष कंपनी अपने लाभ का एक हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य कोष में हस्तांतरित कर देती है, ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े तभी कंपनी उसको यूज कर सके। नेक्स्ट आता है, अब हम करते हैं इसके जो है लाभ क्या है। ये जो रिटेन अर्निंग होती है, इसका एक कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखो बेनिफिट का इसका कुछ तो अंदाजा हमें लग गया कि इसका बेनिफिट ये है कि खुद के पैसे, और खुद की चीज का क्या बेनिफिट हो सकता है हर एक इंसान समझ सकता है। तो सबसे पहला हम इसके पॉइंट वाइज बेनिफिट पढ़ेंगे। सबसे पहला है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको सबसे वित्त का सबसे सस्ता साधन माना जाता है, या आप सॉरी सस्ता ही नहीं, आप इसको कॉस्टलेस सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं। चीपेस्ट भी कह सकते हैं आप, कॉस्टलेस यानी कि वित्त प्राप्त करने का ऐसा साधन है जिस पर आपको कोई कॉस्ट नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपके पैसे जमा है, तो आप वहां से पैसे निकाल कर लाते हो बैंक में जाकर, आपको क्या कॉस्ट करनी पड़ती है? कोई कॉस्ट नहीं लगती। सेम उसी टाइप आपके बिजनेस के पैसे, आपका ही प्रॉफिट आपने डिपॉजिट कर रखा है, तो उसको निकाल कर यूज करने के लिए भी आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। तो इसको डिटेल से देखते हैं। क्योंकि इसे एकत्रित करने में कंपनी को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता, इसलिए यह वित्त का सबसे सस्ता साधन है। सामान्य कोष में जमा किया गया रुपया समता अंशधारियों का ही होता है, क्योंकि ओनर का ही होता है, शेयर होल्डर का ही होता है। वो प्रॉफिट के रूप में नहीं बांटा, बल्कि इन्होंने जमा कर दिया, इसलिए ओनर का ही होगा। वे इसके प्रतिफल स्वरूप कुछ अधिक लाभांश की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन इसका कंपनी पर कोई दबाव नहीं होता। यानी आप ये लास्ट वाली लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सबसे सस्ता साधन है। इसके बाद यहाँ वाली ये लाइन जो है आप नहीं करते हैं तो भी आप पर कोई दबाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग इस लाइन में पूरा हो जाता है। सेकंड जो है पॉइंट वो हमारा है व्यापार चक्रों से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। व्यवसाय में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मंदी कभी तेजी। सामान्य कोष में जमा रुपया इन उतार चढ़ावों के विपरीत परिणामों से कंपनी को सेफ रखता है। मान लो मंदी आ गई, बहुत तेजी आ गई, अगर आपके पास पैसा है तो कंपनी हर तरह की सिचुएशन को झेल सकती है। थर्ड है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, स्थिर लाभांश नीति। यदि कंपनी ने लाभों का पुनर्विनियोजन किया है, अर्थात कंपनी के पास जो रिजर्व है उसमें रुपया है, तो वह एक स्थिर लाभांश नीति भी अपना सकती है। स्थिर लाभांश नीति क्या होती है? ऐसी नीति होती है जिसमें सभी वर्षों में लगभग बराबर लाभांश घोषित किया जाता है। जैसे 5% जो डिविडेंड है वो दिया जाता है, या पर शेयर जो है 5 रुपीज डिविडेंड देने की कंपनी की नीति हो सकती है। तो ऐसा कंपनी क्यों कर सकती है? क्योंकि अगर किसी वर्ष लाभ कम होता है तो कंपनी इस रिजर्व में से पैसा निकाल कर भी डिविडेंड की रेट को स्टेबल रख सकती है। तो इस कारण से कंपनी के सामने बेनिफिट होता है कि कंपनी अपने स्टेबल नीति अगर डिविडेंड की अपनाती है तो कंपनी की शेयर की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है कंपनी के विस्तार में आसानी, इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। कंपनी का विस्तार योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो कंपनी अपने पैसों को यूज करके आसानी से जो है अपने बिजनेस का विस्तार कर सकती है। अगर उसको सारे रुपए उधार उठाने होंगे तो कंपनी 70 बार सोचती है, क्योंकि अगर हमें बाहर से पैसे लेने होते हैं तो सोचना पड़ता है। अगर खुद के पैसे होते हैं तो हम डिसीजन जल्दी से ले सकते हैं और एक कॉस्ट भी नहीं लगती। फिफ्थ है अंशों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे जैसे सामान्य संचय में वृद्धि होने लगती है, इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है, और जैसे ही किसी बिजनेस की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है उसके अंशों के बाजार मूल्य बढ़ जाती है। 6 पॉइंट है पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। देश की बचतों को जितना अधिक निवेश किया जाता है, यहाँ देश की बात आ रही है, देश की बचतों को जितना अधिक निवेश किया जाता है पूंजी निर्माण उतना ही अधिक होता है। अब ये पूंजी निर्माण क्या होता है ये बताऊंगी आपको। इस लाभों का पुनर्नियोजन भी एक प्रकार का क्या है? बचतों का निवेश ही है। इससे देश की पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। अब देखो पूंजी निर्माण समझो क्या होता है। मान लेते हैं पहला साल है, कंपनी ने पूंजी लगाई है 100 रुपए, ठीक है। 1 साल बीतने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए।
कंपनी ने क्या किया, इस प्रॉफिट को पूंजी में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब दूसरे साल कंपनी के पास पूंजी कितनी आई, 110 रुपए। अब कंपनी ने पूरे साल मेहनत करके कितने कमाया, इस पे 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को कंपनी ने फिर कितना इसमें ही लगा दिया, ऐड कर दिया। तो अब कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, 130 रुपए। फिर अगले साल 30 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो इस तरह से इसमें 30 रुपए लगा दिए, तो कंपनी के पास कितना हो गया, अब प्रॉफिट पूंजी होगी 160 रुपए। तो अगर हम तीसरे साल में कंपैरिजन करके देखते हैं तो यहाँ कितने रुपए लगाई थी कंपनी ने पूंजी, 100 रुपए, और यहाँ कितनी होगी कंपनी की पूंजी, 160। इंक्रीज कितना हुआ, 60 रुपए। तो ये जो 60 रुपए है यही कंपनी के लिए क्या कहलाता है, पूंजी निर्माण, यानी कि इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल फॉर्मेशन इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है लाभों के पुनर्विनियोजन या प्रतिधारित लाभ की सीमाएं। देखो कोई भी चीज होती है उसके कुछ प्रॉफिट होते हैं तो उसके कुछ लॉस भी होते हैं, यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज के जो है बेनिफिट होंगे तो उसके कुछ डीमेरिट या जो है डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसके भी कुछ एक दो डिसएडवांटेज है, और वो क्या है, सबसे पहला है डेंजर ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार का खतरा। लाभों को अधिक मात्रा में एकत्रित करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लाभ जितने डिपॉजिट होंगे कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधरी होगी। ऐसी कंपनियां तेजी से विकसित भी होती है और कुछ समय के बाद ये क्या करने लग जाती है, एकाधिकार की स्थिति में आ जाती है। और एकाधिकार की स्थिति क्या आपको पता ही है कि एकाधिकार का जो है वो उसकी एकाधिकार से हानियां होती है। क्या हानियां होती है, क्योंकि कंपनियां अपने मनचाहा मूल्य वसूल करने लग जाती है, इसलिए जो है नुकसानदायक होती है। सेकंड है अति पूंजीकरण का खतरा, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अधिक संचय से कंपनी में पूंजी की अधिकता हो जाती है। अगर कंपनी मान लेते हैं डिविडेंड को जो प्रॉफिट होता है उसको बांटने नहीं बल्कि रिजर्व ही करती जाती है, तो वो तो बैंक में पड़े रहेंगे अकाउंट में पैसे, और है तो क्या कंपनी की वो कैपिटल का हिस्सा ही है। तो इसी अनुपात में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी की कौन सी सिचुएशन कहलाएगी, अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, और ये कंपनी के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो है अंशधारियों को हानि की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर। देखो अंशधारियों को कम दर से लाभांश देकर संचय में रुपया जमा करवाया जाता है, संचय में किया जाता है, सीधी सी बात है। जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है, बट वो सारा नहीं बांटा जाता शेयर होल्डर का, उसमें से काट कर ही रिजर्व में डिपॉजिट किया जाता है। यदि इस तरह से संचित रुपए का उचित प्रयोग बाई चांस ना हुआ तो क्या होता है, शेयर होल्डर को हानियां होती है। जब इस संचय का प्रयोग अच्छी ढंग से ना हो तब नुकसान होता है। ये तो था हमारा रिटेन अर्निंग का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो कंपनियां होती हैं उनको मध्यकालीन और जो दीर्घकालीन पूंजी है वो किस किस के थ्रू मिल सकती है, अंशों के थ्रू मिल सकती है, ऋण पत्रों के थ्रू मिल सकती है, और अभी हमने रिटेन अर्निंग का जिक्र किया था इसके थ्रू। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी खुली हुई है जो कुछ फिक्स रेट पर इंटरेस्ट लेकर जो बिजनेस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाती है। तो देखो लेकिन ये कुछ परियोजनाएं प्रोजेक्टों की लागत में वृद्धि होने के कारण कंपनियों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन साधनों के रूप में ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। और स्वतंत्रता के बाद ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके हम नाम ही पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत सारी फर्में हैं या जो उद्योगपति हैं या उद्योग है उनको ऋण प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी वो थी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही थी, देखो IFCI, SFC, ICICI और NIDC, UTI और IDBI, ये जितने मैंने बताए हैं बुक में से देखकर इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है IFCI की फुल फॉर्म क्या होती है, SFC की फुल फॉर्म क्या होती है, UTI की फुल फॉर्म क्या होती है।
ठीक है, बुक में से ये नाम याद कर लेना। तो ये बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो व्यवसाय की स्थापना के लिए, विस्तार के लिए और आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालीन और मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण बिजनेस को प्रोवाइड करवाती है। 6 नंबर पे आता है एक और ऐसा सोर्स है जो व्यवसाय को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, और वो सोर्स है पब्लिक डिपॉजिट। पहले इसका मीनिंग कर लो यहाँ टूल किट से। इसका अभिप्राय उस जमा से है जो व्यावसायिक संगठनों द्वारा जनता से सीधे प्राप्त किया जाता है। देखो इसके नाम के आगे पब्लिक आ रहा है ना, पब्लिक का मतलब है ये किससे प्राप्त किया जाता है, जनता से सीधा प्राप्त किया जाता है। तो देखो जन निक्षेप कंपनी की मध्यकालीन और ऋण अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जनता से एक निश्चित समय के लिए ब्याज की पूर्व निर्धारित दर पर धन उधार लेती है, जनता से लेती है। अवधि क्या होती है, अवधि इसकी ध्यान रख लेना, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि पब्लिक डिपॉजिट की अवधि क्या होती है। तो जमा की अवधि 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक, 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक होता है। देखो जन निक्षेप जो होता है, पब्लिक डिपॉजिट पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बैंक द्वारा उसी अवधि के निक्षेप पर दी जाने वाले ब्याज की दर से कुछ ज्यादा होती है। और ये जो पब्लिक डिपॉजिट है वो ज्यादातर जो सूती मिल वस्त्र होते हैं या सूती वस्त्र मिलें होती हैं उनका ये मेन सोर्स है। उनके द्वारा ही इन मिलों के द्वारा, या जो कपड़ा मिल है उनके द्वारा ये इस मेथड से पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। अब हम करते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, सबसे पहला तो आता है इजी मेथड। कंपनी के लिए मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। इसमें कंपनी को कोई विशेष कार्यवाही करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जब कंपनी अपनी पूंजी के साथ साथ उधार की पूंजी लेकर बिजनेस करती है तो उसको कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसमें कंपनी को समता पर व्यापार का लाभ होता है। यदि कंपनी को लाभ अधिक हो रहे हो तो जन निक्षेप पर यानी कि पब्लिक डिपॉजिट पर सीमित ब्याज का भुगतान करके शेष लाभ अंशधारियों में विभाजित कर सकती है। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कंपनी उधार की पूंजी यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगी और ब्याज तो कम ही देना है। तो इस तरह से कंपनी जो है अपने अंशधारियों की आय इंक्रीज कर सकती है, या ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है। थर्ड पॉइंट है इसका अंशधारियों के नियंत्रण में कमी, नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। जो पब्लिक डिपॉजिट है इसमें निवेश करने वाले लोगों का कंपनी के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू जिन जिन लोगों ने कंपनी को कैपिटल दे रखी है वो कंपनी की ना ही तो मीटिंग में भाग ले सकते, ना ही उनको वोटिंग राइट होता। जब उनको वोटिंग राइट नहीं होता तो वो कंपनी का जो कंट्रोल है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते सकते। इस कारण से कंपनी पर अंशधारियों का नियंत्रण होता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। बंधक की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ मॉर्गेज। पब्लिक डिपॉजिट में कंपनी को अपनी किसी भी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे समय का साथी। यानी कि कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट केवल तभी मिलते हैं जब कंपनी की या तो वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कंपनी को रुपए नहीं मिलते। संकट काल में निवेशक अपना धन जो है वो बैंक में जमा करवाना पसंद करते हैं, वो किसी भी डूबती कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाहते। इसी कारण से ये कहा जाता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट है वो अच्छे समय का साथी है। सेकंड है असुरक्षित प्रकृति, और दूसरा रीजन ये है अनसिक्योर्ड नेचर का होता है, क्योंकि जो भी पब्लिक डिपॉजिट होते हैं उनके लिए कोई भी संपत्ति कंपनी गिरवी नहीं रखती है तो वो अनसिक्योर्ड हो गए और जमाकर्ताओं को बंधक के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दूसरा कारण ये भी है
तीसरा है गलत प्रवृत्ति, अनहेल्दी ट्रेंड। पब्लिक डिपॉजिट कैपिटल मार्केट में गलत प्रवृत्तियां प्रारंभ कर देती है। जैसे एक ही अवधि के जन निक्षेप पर अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्याज की दरें निश्चित कर लेती है। एक कंपनी कुछ अलग ब्याज देती है, दूसरी कंपनी कुछ अलग। इस तरह से कैपिटल मार्केट में कुछ गलत ही ट्रेड चल पड़ता है। तो ये 3 टाइप के जो है डिसएडवांटेज इससे होने के चांसेस होती हैं। 7 जो टाइप है वो है कंपनियों को जो अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करने का सोर्स 7th नंबर का आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है या जिनको हम व्यापारिक बैंक कहते हैं, ये बैंक व्यवसायों को अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्त प्रदान करके व्यवसायों की मदद करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे वो हेल्प करते हैं और किस किस तरह से व्यवसायों को ये लोन देती है। सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को उसके चालू खाते करंट अकाउंट में से उसमें जमा रुपए से अधिक राशि निकालने की अनुमति प्रदान करती है। जितनी राशि उसके खाते में जमा उससे अधिक निकाली जाती है उससे ही ओवरड्राफ्ट कहती है। अब इसको समझने की कोशिश करना कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहती है। ये आपका करंट अकाउंट है, ठीक है। आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट है 10,000 रुपए, ठीक है। आपको इमीडिएटली आपको एक चेक लगाना है और आपने चेक कितने का लगा दिया, यहां पर 12,000 का लगा दिया। ये जो परमिशन होती है जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हो, ये ओवरड्राफ्ट की परमिशन उसी टाइम मिल जाती है। तो अब आपका चेक क्लियर हो गया 12,000 का, बट आपके अकाउंट में कितने रुपए थे, 10,000। तो ये जो 2,000 रुपए आपने लिए हैं एक्स्ट्रा, ये क्या है, आपका ओवरड्राफ्ट है। यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा रुपए आपने जितने ड्रॉ किए हैं वो आपका ओवरड्राफ्ट होगा। अब कंपनी इस पर इंटरेस्ट लेगी। बैंक इस पर क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट जो है जो भी रेट चल रहा है बैंक में उसी रेट के अकॉर्डिंग लेगा। हो सकता है अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। अब ये बैंक को वापस कब मिलेंगे, मान लेते हैं जब बैंक में डिपॉजिट होंगे पैसे, किसी ने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं बैंक में आपके खाते में, तो सबसे पहले ये 2,000 रुपए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपके खाते में बैलेंस कितने शो होंगे, 8,000 रुपए शो होंगे। मान लेते हो आपने ये 2,000 रुपए 15 दिन यूज किए, ठीक है, 15 डे, तो 15 डे का आपको इंटरेस्ट जो है बैंक इसमें से आपसे डिडक्ट कर लेगा। तो इसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकती हो। सेकंड है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, इसके अंतर्गत ये 2 पॉइंट जो है, इन पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैश क्रेडिट, बैंक अपने ग्राहक को प्रतिभूति के आधार पर, सिक्योरिटी के आधार पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार प्रदान करता है, एक सिक्योरिटी के बेस पर, ठीक है। मान लेते हो आप 1 लाख की सिक्योरिटी देते हो तो आपको 80,000 का है, मैं यहाँ 80,000 ही लिख देती हूँ, 80,000 का ऋण देने के लिए कंपनी बैंक तैयार हो जाती है। तो आपने सिक्योरिटी कितनी दी है, 1 लाख रुपए। ग्राहक ऋण की राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकालता रहता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। कैश क्रेडिट में क्या होता है, ग्राहक ऋण की राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकालता रहता है। और यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि ग्राहक से ब्याज केवल उसी राशि का लिया जाता है जो उसके द्वारा निकाली गई है, ठीक है। मान लेते हो आपको 80,000 का लोन आपका पास हो गया, ठीक है, आपने इसमें से केवल 20,000 रुपए ही ड्रॉ किए हैं, बाकी आपके लोन पास हुआ उसी में पड़े हैं। तो अब आप इंटरेस्ट जो है इसी 20,000 पर ही दोगे, ठीक है, जितने आपने ड्रॉ किए हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। इसके अंदर बैंक अपने ग्राहक को ऋण की संपूर्ण राशि एक मुक्त उधार देता है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके जो 80,000 रुपए आपके सैंक्शन हुए हैं लोन को, तो बैंक एकदम से सैंक्शन करते ही आपके खाते में, वो सैंक्शन करते ही आपको दे देता है। और जिस दिन सैंक्शन होता है, जिस दिन आपके खाते में पैसे आते हैं, उसी दिन से 80,000 का ब्याज स्टार्ट हो जाता है। सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस यही है
कि क्रेडिट, कैश क्रेडिट के अंदर जितने रुपए ड्रॉ करते हैं उसी पर ही इंटरेस्ट लगता है। शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर जो लोन सैंक्शन होता है उस कंप्लीट लोन पे उसी दिन से ही इंटरेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका है वो है प्राप्य बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। देखो बिजनेस में क्या होता है, आप उधार में माल बेच देते हो तो आपको कुछ टाइम का एक बिल मिल जाता है जिसको बिल रिसीवेबल करते हैं। तो उस बिल पे अगर डेट लिखी हुई तो आपको वो व्यापारी उसी दिन पैसे देगा। बट अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक में ले जाकर उस बिल को दिखाकर पैसे ले सकते हो। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को प्राप्य बिल भुनाने की सुविधा प्रदान करता है और इस काम के लिए बैंक ग्राहक से कुछ कमीशन लेता है। मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए का बिल है, ठीक है। इस बिल के जो रुपए हैं आपको किसी जो भी व्यापारी है जिसके नाम से लिखा हुआ है वो आपको 3 महीने में देगा। बट आपको पैसे की जरूरत है आज ही, तो आप बैंक में ले जाओगे और बैंक आपको क्या करेगा, इसमें से कुछ कमीशन काट लेगा। कमीशन 500 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है। तो बाकी जैसे 9,500 रुपए हैं वो बैंक क्या करेगा, आपको प्रदान कर देगा। यानी कि वो बिल रख लेगा और 9,500 रुपए आपको दे देगा। और जिस दिन इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी, बैंक जिसको ये पेमेंट करनी है उस व्यक्ति से ये 10,000 रुपए ले लेगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड क्रेडिट। ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये भी आपका एक टाइप से अल्पकालीन और जो है मध्यकालीन वित्त उपलब्ध करवाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। इसको अल्पकालीन ही कह सकते हो आप, मध्यकालीन भी नहीं। इसमें क्या होता है कि प्राय व्यवसाय में उधार क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध होती है। जो उधार की सुविधा होती है वही ट्रेड क्रेडिट होती है। उधार क्रय एक तरह का अल्पकालीन वित्तीय साधन ही होता है। इसके अंदर माल का उधार क्रय करके उसे तुरंत प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उसका भुगतान कुछ समय के बाद में करना पड़ता है। इस वित्तीय साधन की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रेता कितने दिनों की उधार सुविधा उपलब्ध करवाता है। मान लेते हैं आप उधार में माल खरीद लाते हैं, रॉ मटेरियल खरीद लाए, आपको 1 महीने की उधार मिल गई, तो 1 महीने में आप जो माल लाए उससे बनाकर माल बेचकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद 9th नंबर का और लास्ट जो ऑप्शन है जो अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्त प्रदान करने का, वो है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसको अंतर कंपनी जमाएं भी कहा जाता है। इसको आईसीडी, इसकी फुल फॉर्म याद करना भाई। आईसीडी का अभिप्राय एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त से है। किसे कहा जाता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है और ये व्यवहार ब्रोकर्स के माध्यम से होती है, जो दलाल होते हैं उनके माध्यम से करवाई जाती है। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक तथा अन्य ब्याज बाजार से ज्यादा होती है। यानी कि जो बैंक रेट होता है उससे और बाजार में जो रेट चल रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे ये दिए जाते हैं। इस वित्त बाजार का मुख्य लाभ ये है कि ये जो नौकरशाही और जो कानूनी झंझट है उनसे दूर रहता है, ये आसानी से भी मिल जाता है। आईसीडीज के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। नंबर 1, 3 महीने वाली 3 मंथ्स डिपॉजिट। यह आईसीडीज का सबसे प्रचलित जो प्रकार है या सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये तरीका है। ये जमाएं कंपनियों को अल्पकालीन पूंजी कंपनी की समस्या को हल करती है। अल्पकालीन पूंजी की कमी की जो समस्या होती है उसको हल करती है। पूंजी की यह कमी कई कारणों से हो सकती है, जैसे टैक्स पेमेंट के लिए हो सकती है, एक्सेसिव रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो भी जरूरत होती है, डिविडेंड पेमेंट करने के लिए भी हो सकती है, या फिर ये कह सकते हो अत्यधिक पूंजी जो खर्च है उसके लिए भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो सकती है, या फिर ब्रेक डाउन इन प्रोडक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं उत्पादन में जो रुकावट आई है उनकी वजह से। इन जमाओं पर ब्याज की दर कितनी होती है? 12% के आसपास होती है। यही आपको ध्यान करना है। 3 महीने वाली पर इंटरेस्ट कितना होता है? 12%। अब आती है 6 मंथ वाली।
6 मंथ डिपॉजिट, ये जमाएं जो होती है प्रथम श्रेणी के कर्जदारों को उपलब्ध होती है। प्रथम श्रेणी यानी कि बहुत ही रेपुटेड जो कंपनीज होती है उनको ही ये दी जाती है और इनकी अवधि कितनी होती है 6 मंथ। इन पर इंटरेस्ट की रेट कितने परसेंट के आसपास होती है 15% के आसपास होती है। नेक्स्ट है मांग कॉल डिपॉजिट। यह जमा धारणा आईसीडीसी के शेष दोनों प्रकारों से बिल्कुल अलग है। इसके अंतर्गत ऋणदाता एक दिन का नोटिस देकर कभी भी धन वापस ले सकता है। कॉल डिपॉजिट मतलब एक बार बोला दे मेरे पैसे वापस तो कंपनियों को देने पड़ती है। इन जमाओं पर ब्याज की दर वार्षिक दर जो होती है 10% के आसपास होती है। तो इसमें आपको एक तो मंथ याद करने हैं और दूसरे आपको ये देखना है कि कितनी कितनी इनकी इंटरेस्ट की रेट है। ठीक है, अब आता है आईसीडीज की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है ये जो व्यवहार होता है दो कंपनियों के मध्य होता है, दो कंपनियों के मध्य होगा। दूसरा ये जो जमाएं होती है ये अल्पकाल के लिए होती है, बिल्कुल असुरक्षित होती है। व्यवहार किसके माध्यम से किया जाता है, दलालों के माध्यम से किया जाता है। ये जमाएं बैंक तथा अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक ब्याज दर की वाली होती है। ये जमाएं ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम भी पैदा कर देती है। इन जमाओं का कोई संगठित ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इनकी नहीं होती। और नेक्स्ट इनका आता है कि इन व्यवहारों के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती। इन जमाओं के 3 प्रकार हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, 6 महीने वाले, 3 महीने वाले और कॉल डिपॉजिट जिसको कहती है मांग जमाई। इन जमाओं को ऋणी के रूप में वित्तीय दृष्टि से कमजोर कंपनियां ही प्राथमिकता देती है। जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही कमजोर है वही कंपनियां ज्यादा इंटरेस्ट की रेट पे जो है ले सकती है, क्योंकि उनको और कहीं से तो वित्त मिलता नहीं। इस कारण से ऐसी कंपनियां ही इसको प्राथमिकता देती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और हाँ, आपको ये बता दूं कि अब जो कोरोना काल चल रहा है 2020-21 मार्च में जो एग्जाम होगा वो इस चैप्टर में से यहाँ तक ही आएगा, इस लेक्चर तक ही आएगा। आगे का जो टॉपिक है और वो टॉपिक मैं बता देती हूँ, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कट चुका है बच्चों। तो मैं एक बार नोट करवा देती हूँ आपको थोड़ा सा लिखकर कि कौन कौन सा है। वो टॉपिक जो डिलीट हुआ है इस चैप्टर का वो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR जिसको कहते हैं। मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। देखो जो टॉपिक डिलीट हुआ है GDR हो गया एक पहला टॉपिक तो आपका, इसके बाद वाला फिर है ADR और तीसरा टॉपिक है IDR। ये जो 3 टॉपिक है ये आपके मार्च 2021 में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आज जो हमने टॉपिक किया है वो टॉपिक 2021 के हिसाब से, कोरोना काल के हिसाब से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको इस चैप्टर का यहीं तक करना है। और ये आगे 3 टॉपिक है, इस टॉपिक का मैं वीडियो तो बनाऊंगी एक, बट 2021 मार्च में जो पेपर होगा उस पेपर में जो आगे अगला वीडियो बनाऊंगी उसका टॉपिक यही होगा और ये आपके सिलेबस में मार्च 2021 में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज आपका इस चैप्टर का आज के समय के लिए या मार्च 2021 के पेपर के लिए आज का ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।